हेलो गाइज, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम की जो लेक्चर सीरीज उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कंपनसेटर। जो हमने कंपनसेटर यूज़ किया है उसका क्या क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ लीड कंपनसेटर की। ठीक है, जो हमने लीड कंपनसेटर लगाया था उससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, लीड कंपनसेटर तो इसका जो इफेक्ट है वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के रिस्पॉन्स से समझेंगे, थोड़ा सही रहेगा। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो रिस्पॉन्स आपको याद होएगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो रिस्पॉन्स था। ठीक है, इस ग्राफ से क्या होता है, थोड़ा इजी रहता है याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया था, इस तरीके से उसका रिस्पॉन्स बनाया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर ये थोड़े टाइम बाद क्या हो गया था, स्टेबल हो गया था। ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स था। ये था जब आपने कंपनसेटर यूज़ नहीं किया। ठीक है, सपोज आपने कंपनसेटर यूज़ कर दिया। जैसे आप कंपनसेटर यूज़ करोगे इसका जो रिस्पॉन्स है ना वो थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है लीड कंपनसेटर मतलब ये स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। स्पीड को बढ़ाने का मतलब है सपोज यहाँ तक जो हमने कंसीडर किया था राइज टाइम, आपको याद है यहाँ तक का जो टाइम था दैट वाज राइज टाइम। तो राइज टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो उसको टाइम लगा वो, अब अगर स्पीड बढ़ गई तो ये जल्दी पहुँचेगा ना। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ ना लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है आपके पास। तो जब आप कंपनसेटर का यूज़ करोगे तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखो जो रेड से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, जो रेड वाला है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा और आप देखोगे ऐसे ही बन जाएगा रेड वाला। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करो कि जो आपके पास टाइम, जो राइज टाइम यहाँ तक था ब्लैक वाला जो था, अब वो राइज टाइम घट के यहाँ तक आ गया। सिर्फ ये राइज टाइम बना, मतलब उस रिस्पॉन्स को 100% होने के लिए वैल्यू अगर 1 है तो उसको इतना नहीं जाना पड़ रहा, उसको सिर्फ इतना जाना पड़ रहा है। ऐसे ही जो आपके पास ओवरशूट था, वो जो यहाँ पे आया था मैक्सिमम वैल्यू टीपी, जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आई थी, अब वो मैक्सिमम वैल्यू बड़ी जल्दी अचीव होगी। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी। तो आप देख रहे हो, तो सबसे पहला इफेक्ट जो ग्राफ के देखने से पता चल रहा है, ग्राफ के देखने से वो सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि आपके पास जो राइज टाइम है ना, राइज टाइम टी राइज और टीपी पीक ओवरशूट टाइम, ये दोनों डिक्रीज करके सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ रहा है। अब देखो इनका क्या क्या फर्क पड़ेगा। अब देखना, टीपी से कंक्लूड करेंगे। टीपी की वैल्यू याद है आपको क्या थी, वो थी एन पाई डिवाइड बाई ओमेगा डी। और एन अगर फर्स्ट ओवरशूट की बात करूंगा तो एन 1 बन जाएगा, तो बन जाएगा पाई बाय ओमेगा डी। ओमेगा डी की वैल्यू समझ लेते हैं। ओमेगा डी की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा एन अंडर द रूट 1 - zeta स्क्वायर। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर टीपी घट गया, ये चीज़ कैसे घट सकती है, जब भी डिनोमिनेटर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? और डिनोमिनेटर कैसे इंक्रीज करेगा, देखो डिनोमिनेटर तभी, ये तो फिक्स है, ओमेगा एन तो फिक्स है। डिनोमिनेटर आपके पास तभी इंक्रीज कर सकता है जब ये क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। समझ रहे हो? देखो 1 में से जो चीज़ माइनस हो रही है अगर वो कम हो जाएगी तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी। इसका मतलब जीटा क्या हो रहा है, आपके पास डिक्रीज कर रहा है। और आपको पता है जब जीटा डिक्रीज करता है तो ओवरशूट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस ग्राफ से हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि आपके पास राइज टाइम क्या किया, डिक्रीज कर गया। राइज टाइम डिक्रीज कर गया, जीटा डिक्रीज कर गया। जीटा डिक्रीज करेगा तो परसेंटेज ओवरशूट जो है, परसेंटेज एमपी, वो क्या होगा, वो आपके पास बढ़ जाएगा। परसेंटेज एमपी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा ये ओवरशूट। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि जीटा का आपको पता है, आप देखना जब जीटा कम होता है, मैंने आपको सेकंड ऑर्डर सिस्टम बताया था, जीटा के ज़्यादा होने का मतलब होता है कि ओवरशूट कम से कम। ठीक है, तो जितना जीटा कम होएगा ओवरशूट उतना ज़्यादा हाई हो जाएगा। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट की बात करेंगे बैंडविड्थ। थर्ड जो पॉइंट है वो बात करेंगे बैंडविड्थ। आपको याद होगा बैंडविड्थ, 3 dB बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला था वो था ओमेगा एन अंडर द रूट 1 - 2 zeta स्क्वायर। ठीक है, प्लस अंडर द रूट 1 - 2 zeta स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1। ऐसा कुछ फॉर्मूला था, या फिर आपने उस फॉर्म में देखा होगा इसमें 1 + 4 zeta की पावर 4, उस टाइप का फॉर्मूला। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको ये बताया था कि इसको याद रखना। अब एक चीज़ नोटिस करो, बैंडविड्थ जो है वो ओमेगा एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे ओमेगा एन को बढ़ाओगे बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। अगर आपके पास जीटा का रिलेशन देखो, जीटा 1 में से माइनस हो रहा है, कुछ जीटा 1 में से माइनस हो रहा है, तो यार अगर ये चीज़ डिक्रीज करेगी, मान लो ये चीज़ डिक्रीज करेगी,
तो 1 में से जो कम होने वाला फैक्टर है वो आपने कम कर दिया, तो एट द एंड बैंडविड्थ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जीटा और बैंडविड्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, और ओमेगा एन और बैंडविड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट हम देख रहे हैं कि जीटा की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर जीटा डिक्रीज करेगा तो बैंडविड्थ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आप देख रहे हो कि लीड कंपनसेटर यूज करने से आपके पास बैंडविड्थ की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। फोर्थ पॉइंट होता है आपके पास स्टेबिलिटी, ये आ रहा है ना डायग्राम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है आपके पास स्टेबिलिटी। तो आपको ये तो पता ही है कि लीड कंपनसेटर हमने क्यों यूज़ किया था, इसने एंगल को इंक्रीज किया था और इसने फाइनली क्या कर दी थी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दी थी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दी थी। और फिफ्थ पॉइंट आप बोल सकते हो स्पीड को भी इंक्रीज किया था, स्पीड इंक्रीजेज, ठीक है, स्पीड इंक्रीज कर दी थी, स्टेबिलिटी भी क्या कर दी थी, इंक्रीज कर दी थी। तो ये कुछ एक इफेक्ट हैं जो आपको समझ में आने चाहिए कि कंपनसेटर का यूज़ करने से हमारे पास क्या क्या फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे, अच्छा एक एरर की अगर बात करें, ठीक है, तो आप देखो, अच्छा इसके अंदर एक पॉइंट ये भी पूछेगा सेटलिंग टाइम। तो यार जितने भी टाइप के टाइम है ना कि जो उसको सेटल होने के, देखो सेटलिंग टाइम मतलब अगर ये 98% है ये वाली टाइम, तो आप देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है, तो यही चीज़ आपके पास थोड़ी पहले अचीव हो जाएगी, समझ रहे हो, थोड़ा पहले ये अचीव, क्योंकि टोटली ग्राफ पीछे शिफ्ट हो गया ना। तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे ये मान लो कि टी आर, टी पी और टी एस सेटलिंग टाइम भी क्या करेगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, समझ रहे हो। जो सेटलिंग टाइम था वो क्या करेगा आपके पास, कि जिस इसको इधर जाने के लिए मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो वेरिएशन थी वो दूर जाके सेटल हो रहा था, अब क्या करेगा, थोड़े टाइम पहले सेटल हो जाएगा ये। तो ठीक है, ये सारी बातें थी आपके पास जो लीड कंपनसेटर से रिलेटेड थी। अभी अगर मैं लैग कंपनसेटर की बात करूँगा तो इसका जस्ट उल्टा है। जस्ट उल्टा क्या है कि मान लो लैग कंपनसेटर के अंदर आपको पता है स्पीड कम हो जाती है, तो ये सिस्टम सपोज रेड वाला पहले वाला था विदाउट कंपनसेटर था और ब्लैक वाला बाद का था, तो जितनी भी बातें ना इसका उल्टा हो जाएगा, ये सारे टाइम बढ़ जाएंगे, डिक्रीज करने की बजाय बढ़ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ओवरशूट है वो कम हो जाएगा क्योंकि जीटा बढ़ जाएगा, और जीटा बढ़ेगा तो ओवरशूट कम हो जाएगा, ठीक है। उल्टा बैंडविड्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जीटा बढ़ेगा तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी। हाँ, ये एक और स्टेबिलिटी भी क्या होती है आपके पास, आप देख रहे हो लैग कंपनसेटर जब मैं यूज़ करता हूँ लैग कंपनसेटर, तो वो स्पीड को कहीं ना कहीं कम कर देता है। स्पीड को कम करेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि वो स्टेबिलिटी सिस्टम को अनस्टेबल बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। बट इस स्टेबिलिटी का नहीं कन्फ्यूजन रहता है, ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है आपके पास, सिस्टम टू सिस्टम। बट आपको समझ में आया कि लीड कंपनसेटर अगर आपको पता है तो उसका जस्ट उल्टा क्या करना है आपने, लैग कंपनसेटर। बट कई बार वो क्या बोलता है स्टेबिलिटी के अंदर वो ऐसा बोल देते हैं कि स्टेबिलिटी दोनों इंक्रीज करते हैं, ये खुद तो स्टेबल है लेकिन डिपेंड करता है, जैसे मान लो कैसे इंक्रीज करते हैं। सपोज आपके पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर आपको एंगल कम करना है, मान लो उसका एंगल पहले से बहुत बड़ा हुआ है, तो यार अगर आप लैग कंपनसेटर लगाओगे तो उसका एंगल कम करके वो स्टेबलाइज कर सकता है ना उसको। बट इन जनरल लैग कंपनसेटर जो है वो अनस्टेबल बनाता है, स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो स्टेबल नहीं कर सकता, किसी अनस्टेबल सिस्टम को जिसका फेज मार्जिन बहुत, मतलब फेज का जो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया, उसको कम करने की कोशिश करता है वो, तो उसको स्टेबल भी बना देता है कई बार, ठीक है। ये पॉइंट दिमाग